आज हम एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी देखने वाले हैं जिसने भारत की राइड हेलिंग इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं ना, उनको सीधी टक्कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न भारत के राइड हेलिंग मार्केट को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको बड़े बड़े नाम तो दिखेंगे, लेकिन मजे की बात यह है कि प्रॉफिट कमाना वो किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है। अब जरा सोचिए, ओला और उबर जैसी कंपनियां 10 साल से भी ज्यादा हो गए इनको मार्केट में अरबों डॉलर फूंक दिए, लेकिन प्रॉफिट वो अभी भी कहीं दूर की बात लगती है। और फिर इसी मार्केट में एंट्री होती है एक छोटे से लेकिन बहुत ही फुर्तीले प्लेयर की। नाम है रैपिडो। तो सवाल यह है कि रैपिडो ने ऐसा क्या कर दिया। देखिए, इनकी कामयाबी का जो राज है ना, वो किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में नहीं है। नहीं, बल्कि भारतीय बाजार की एक बहुत ही सिंपल सी सच्चाई को पहचानने में छिपा था। इसके फाउंडर्स ने एक बड़ी ही कमाल की चीज पर गौर किया। उन्होंने देखा कि अरे, भारत तो असल में टू व्हीलर्स का देश है। यहाँ की सड़कों पर जितनी भी गाड़ियां दौड़ती हैं ना, उनमें से 75% मतलब 3/4 तो सिर्फ बाइक्स और स्कूटर्स हैं। और बस इसी एक ऑब्जर्वेशन ने, आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया। उन्होंने बाइक टैक्सी शुरू कर दी। अब सोचिए, शहरों के जाम में ये न सिर्फ तेज थी, बल्कि एक आम भारतीय की जेब पर भी भारी नहीं पड़ती थी। अरे, फर्क तो साफ दिखता है। जहां कैब के लिए 180-200 रुपए लग जाते, वहीं बाइक टैक्सी से वही काम सिर्फ 60-65 रुपए में हो रहा था। वैसे ये रैपिडो का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया था। इसके फाउंडर्स न पहले एक लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाते थे जिसका नाम था द करियर। वहीं पर काम करते करते उन्हें ये समझ में आया कि भाई, असली भारत तो टू व्हीलर्स पर ही दौड़ता है। और फिर हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ से मिली एक सलाह, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने कहा, टियर 2 और टियर 3 शहरों पर फोकस करो। बस यहीं से रैपिडो की कहानी ने असल रफ्तार पकड़ी। अब यहाँ एक और बड़ा फर्क था। जहां बाकी कंपनियां अपना सारा ध्यान सिर्फ कस्टमर्स को अपनी ओर खींचने में लगा रही थीं, रैपिडो ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही ड्राइवर्स को सेंटर में रखकर बनाई। उनका मानना बड़ा साफ था, अगर ड्राइवर खुश हैं तो बिजनेस तो अपने आप चलेगा। और उस दौर में ना, ड्राइवरों को अपनी तरफ खींचने के लिए अलग ही होड़ मची हुई थी। कंपनियां क्या क्या नहीं कर रही थीं। बैंगलोर में 2 BHK फ्लैट, विदेश यात्रा, यहां तक कि गाड़ियों के डाउन पेमेंट तक भरने के वादे किए जा रहे थे। लेकिन इन बड़े बड़े वादों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। ड्राइवरों से 40% तक का भारी भरकम कमीशन लिया जाता था, और पेमेंट वो हफ्तों बाद मिलता था। अब इसकी तुलना में रैपिडो ने एक बिल्कुल सीधा साधा मॉडल रखा। उन्होंने कहा, भाई, सिर्फ 15% का फ्लैट कमीशन लगेगा और पैसा वो आपको कस्टमर से सीधा मिलेगा, तुरंत। बस इसी एक चीज ने, इसी ट्रांसपेरेंसी ने ड्राइवरों का भरोसा जीत लिया। तो अब क्या था, ड्राइवरों का एक मजबूत लॉयल नेटवर्क तैयार हो चुका था। और इसके बाद रैपिडो ने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा, जब ये मॉडल बाइक पर इतना सफल है, तो क्यों ना इसे दूसरे सेगमेंट्स में भी आजमाया जाए। और उन्होंने यही किया। उन्होंने अपनी वही ड्राइवर फर्स्ट वाली सोच ऑटो और कैब्स के लिए भी अपनाई। ऑटो वालों के लिए 0 कमीशन मॉडल लाए, कैब वालों के लिए कहा कि जब तक 10,000 नहीं कमाते कोई फीस नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपने इसी बड़े फ्लीट का इस्तेमाल उन्होंने लॉजिस्टिक्स के लिए भी करना शुरू कर दिया। स्विगी और जेप्टो जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके क्विक कॉमर्स के बड़े बाजार में भी एंट्री कर ली। और इसका नतीजा? अरे, नतीजा तो कमाल का था। इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बदौलत सिर्फ 3 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 10 गुना 10x बढ़ गया। ये एक जबरदस्त छलांग थी किसी भी हिसाब से। ये वाकई एक इनक्रेडिबल कहानी है ना? एक छोटे से स्टार्टअप ने दिग्गजों को हिला दिया। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, हम तक ऐसी कहानियां पहुंचती कैसे हैं? मतलब, इनका सोर्स क्या होता है? तो इस खास कहानी का जो सोर्स है, वो है एक YouTube चैनल। देखिए, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आज के दौर में जानकारी बनाने और शेयर करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया है। YouTube का जो स्केल है, वो सच में हैरान करने वाला है। हर एक मिनट में 500 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड होता है। यहाँ आम लोग भी हैं और बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियां भी, जो करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। अब इतने बड़े स्केल को मैनेज करने के लिए YouTube को कंटेंट आईडी जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स पर निर्भर रहना पड़ता है।
ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो अपलोड होने वाले हर वीडियो को स्कैन करता है और चेक करता है कि कहीं इसमें किसी का कॉपीराइट वाला मटेरियल तो नहीं है। इससे जो असली मालिक है वो अपने कंटेंट को ब्लॉक, ट्रैक या फिर उससे पैसे भी कमा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि YouTube से मिली जानकारी को एक सोर्स की तरह इस्तेमाल करने में कोई सीधी सीधी रोक तो नहीं है, लेकिन यूजर सबमिटेड कंटेंट होने की वजह से यहाँ कुछ अलग तरह की चुनौतियां जरूर हैं। मतलब किसी भी वीडियो को सोर्स मानने से पहले उसे ध्यान से परखना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इन दिलचस्प कहानियों की वैल्यू को और जिस प्लेटफॉर्म पर ये हमें मिलती हैं उसके नेचर को, दोनों को कैसे बैलेंस करें। मतलब एक कहानी को जानना और उस पर भरोसा करना, इसमें फ़र्क है। तो जब भी हम कोई कंटेंट देखते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कॉपीराइट। क्या ये कंटेंट असली मालिक ने ही डाला है? दूसरी बात, विश्वसनीयता। क्या ये चैनल या क्रिएटर भरोसे के लायक है? फिर ये भी सोचना पड़ता है कि प्लेटफॉर्म के जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नियम है, कहीं वो तो ये तय नहीं कर रहे कि हमें क्या दिखाया जाए और क्या नहीं। और आखिर में प्लेटफॉर्म का अपना एल्गोरिदम वो भी तय करता है कि कौन सी कहानी हम तक पहुंचेगी और कौन सी नहीं। और यहीं पे आकर ये सब कुछ जुड़ जाता है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या सोर्स के बारे में जानने से कहानी को देखने का हमारा नजरिया बदलता है? बिल्कुल। रैपिडो जैसी प्रेरणा देने वाली कहानियां अब बहुत शक्तिशाली प्लेटफॉर्म्स पर बताई जाती हैं, लेकिन एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते सिर्फ कहानी को ही नहीं, बल्कि उस प्लेटफॉर्म को समझना भी उतना ही जरूरी है जहां वो कहानी सुनाई जा रही है। यही आज का